ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मैंने इसके लिए क्या किया कि यहाँ पर एक वेज लिया, इस वेज पर मैंने 3 पॉइंट लिए ए, बी एंड सी, इसका लेंथ L लिया और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ M। यहाँ पर मैंने किया कि इस ब्लॉक को मैं A से B तक मुझे पहुँचाना है और इसके मैंने लिए 2 रास्ते चुने, 2 पाथ, A to B एक रास्ता और दूसरा A से C एंड C से B ये दूसरा रास्ता, जिसे मैं सेकंड कह दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट किया है फ्रॉम A to B इधर से जाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर mg को रिजोल्व कर दिया, mg sin थीटा, mg cos थीटा। mg sin थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्क डन होगा, mg cos थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है और cos 90 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 0। अब बात करते हैं जब मैं पाथ इसको फॉलो करता हूँ A से C तक और C से B तक, तो जब मैं उसको करूँगा तो मुझे रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात समझिएगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ब्लॉक ये रहा और इसका वेट है नीचे mg। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं mg को रिजॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर पाथ यहाँ से यहाँ जाएंगे और C से B जाएंगे यहाँ तक, तो अगर ये L है, ध्यान दीजिएगा ये L है और ये थीटा है, तो ये जो AC की वैल्यू होगा वो होगा L cos थीटा एंड BC की वैल्यू हो जाएगा L sin थीटा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके या कोई एंगल लेकर के आप ये फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर A से B तक इसको ट्रेवल किया गया, इस ब्लॉक को यहाँ से A से B ले गया गया, तो वर्क डन क्या होगा, मैं A से जो टोटल होगा A से B सेकंड वाले पाथ को, चलिए मैं सेकंड पाथ कह दे रहा हूँ, वो होगा WAC प्लस WBCB, सही है। यहाँ से यहाँ वर्क डन और यहाँ से यहाँ वर्क डन, क्लियर है। अब मुझे क्या करना, कैलकुलेट करना है, मुझे WAC कैलकुलेट करना है, तो WAC होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज टू कॉस थीटा। देखिए फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है L cos थीटा, AC कितना है L cos थीटा, या मैं AC लिख दे रहा हूँ, अभी समझिएगा। अब यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस तरीके से। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट ये मत कह दीजिएगा सर यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट A to C लिया जा रहा, तो देखिए एंगल कितना है भाई 90, तो यहाँ होगा cos 90। WAC कितना आएगा 0 आएगा, WAC आ गया 0। अब मुझे क्या निकालना चाहिए, WC भी निकालना चाहिए, चलिए वो भी बहुत आसानी से आ जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना है भाई, राइट में जा रहा है, वही है mg ले रहे हैं ना, हमने रिजॉल्व तो किया नहीं इसको, और डिस्प्लेसमेंट किधर है C to B। अब देखिए फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है नीचे से ऊपर C to B, तो यानी क्या होगा cos 180। अब यहाँ पर mg जरा CB की वैल्यू रख दीजिए, कितना था BCCB, L sin थीटा और cos 180 -1, ये आ गया माइनस mg L sin थीटा, ये आ गया WCB की वैल्यू, तो W2 कितना आ गया, W सेकेंड, एक तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस mg L sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, पहले पाथ जो फर्स्ट पाथ था जिसको मैंने ये लिया, ये पाथ जब यहाँ से यहाँ फर्स्ट पाथ से जा रहे हैं तो क्या है वर्क डन माइनस mg L sin थीटा, और जब सेकंड पाथ फॉलो कर रहे हैं तो भी क्या है वर्क डन माइनस mg L sin थीटा। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, न कि पाथ पर। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर वर्क डन सब 0 ही हो या इतना ही हो, बल्कि अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन से वर्क डन अलग आएगा। तो मैंने कहा ना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की पहचान ही यही है कि वो पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, तो अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, ये अक्सर रटा हुआ चीज़ है कि सर जब कोई क्लोज पाथ में वर्क डन फाइंड करना हो तो वो 0 होता है। नहीं, ये गलत बात है। आप मार्क करेंगे कि किस फोर्स के थ्रू कहा जा रहा है ना।
उसमें देखना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे कि अगर कोई ब्लॉक ए पे था उसे बी तक ले गए, फिर बी से क्या किए ए तक लेके आए, तो इस कंडीशन में अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया जाए, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ठीक है, तो कहा जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। मैं कहता हूं कि अब नॉन कंजर्वेटिव में जरा बात करके देख ली जाए। चलिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन। समझिएगा, जब ये ए से बी जाएगा, राइट में जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा, लेफ्ट में, एफ। इस केस में जो वर्क डन होगा, इस केस में W1 कह देता हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। देखिए फोर्स कितना है, स्मॉल एफ, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है एस, एफ एस कॉस थीटा। बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 180। वेरी गुड, यहाँ से 180, तो यहाँ कितना आ गया, क्या ये माइनस एफ एस नहीं आएगा, आएगा माइनस एफ एस। अच्छा, इस केस में आते हैं, अब ये राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो इधर अपोजिट में इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट वही एस है, तो यहाँ पर भी तो कितना आएगा, माइनस एफ एस, ये तो आएगा क्योंकि एंगल वही 180 होगा। अब देखिए टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, वो आ जाएगा माइनस 2FS। तो यहां तो वर्क डन जीरो हुआ नहीं, क्योंकि वो A से B गया, B से C, A वापस आ गया, एक क्लोज पाथ हो गया। तो क्या होगा कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, यानी W इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां क्या होगा, W इज इक्वल टू जीरो। अब सब लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो यहां से फर्क पता चल गया, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं और इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं करते। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कि साइक्लिक, अगर क्लोज पाथ में वर्क डन किया जाए जिनकी वजह से, तो वो क्या होगा, वो जीरो होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगर क्लोज पाथ में वर्क डन किया जाए तो वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम, ये कहता है कि वर्क डन by all the forces on a body is equal to change in kinetic energy of body। बहुत सिंपल। क्या कहता है, एक बॉडी पर मान लो फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सब के फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है सबको ऐड कर दीजिए। वो किसके बराबर होगा, बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ वर्क डन ऑल, WA लिख दिया मैंने ऑल फोर्सेस के लिए, ये होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इसका थ्योरम है। अब इसका प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, देखो समझिएगा, प्रूफ देखते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्लियर समझिए, मान लीजिए जो वर्क डन है हम वेरिएबल फोर्स का लेते हैं। वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू dx, और ये होता है x1 से लेकर के x2 तक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जब वर्क डन फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, है ना। अभी मैंने पिछले लेक्चर पर पढ़ाया था। यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम लिख सकते हैं x1 x2, और यहाँ फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ m इंटू ए इंटू डी एक्स। कैसे, फोर्स इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ।
यहाँ पर a आ गया, चलो इसको भी बदलते हैं। W इज इक्वल टू x1 x2 m, मैं a की जगह भी लिखूंगा और आगे dx लिख देता हूँ। कैसे में चेंज करना है समझिएगा। a की वैल्यू होगा dv बाई dt, स्टार्टिंग में पढ़ा है मैंने। यहाँ पर क्या करो, ऊपर dx नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू, इसको x के साथ लिख दो, dx अपॉन dt क्या कहलाएगा, dx अपॉन dt क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। dx मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और t मतलब चेंज इन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। ये हो गया v, ठीक है, dx अपॉन dt, हाँ, और dv यहाँ हो गया v इंटू डी अपॉन dx, ये होगा। देखिए इस जो मैंने ब्रैकेट में किया इसके बदले v आ गया, और यहाँ क्या है dv अपॉन dx, तो मैं a की जगह क्या लिख दूंगा, v dv अपॉन dx। देखिए dx से dx कैंसिल, यहाँ क्या बचा dv। अब इंटीग्रेशन किसके टर्म में हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन देखिए घबराए ना करो, जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन है ना बहुत आसान वाला होता है, जो बेसिक वाला, घबराना नहीं देख के। यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के, और लिमिट क्या है x में, तो होना चाहिए v में ना। तो मैं क्या लिखूंगा, w इज इक्वल टू, यहाँ लिख दूंगा v1 v2 इनिशियल फाइनल। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दीजिए vi vf, और यहाँ क्या है, यहाँ बचा mv dv, सिंपल। अब देखो बहुत आसान होगा, अभी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है उसके पावर में एक ऐड जुड़ जाता है। तो यहाँ का पावर कितना है v का 1, तो पावर में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर को फिर नीचे लिख दो। ये इंटीग्रेशन का मेथड है, बहुत आसान। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड कर दो और जो पावर आए उसको नीचे लिख दो, बस हो गया। और यहाँ क्या था, लिमिट वी आई से लेकर के वी फाइनल तक। अब इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं समझिएगा। इसको कैसे करते हैं, पहले 2 को बाहर निकाल लो, तो हाफ m, एक बार इस v की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखो, फिर माइनस करके इस v की जगह नीचे वाली वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। देखो आपको कुछ दिखने लगा होगा, w इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ये क्या होता है, m हाफ m v स्क्वायर, रूप क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां पर आ गया k फाइनल माइनस k इनिशियल। देखिए हमारे पास प्रूफ क्या नहीं आ गया, ये w इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए समझिए, कोई डाउट है तो दोबारा से पूछिए। तो आइए न्यूमेरिकल हमारे सामने है, कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो मास गिवन है 1 kg इज एक्टेड बाई सम फोर्सेज सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है बल्कि उसका इक्वेशन गिवन है। वो इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। फाइंड द वर्क डन, यानी आपको w कैलकुलेट करना है बाई ऑल द फोर्सेस इन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। देखिए w कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और यहां पर आपको फोर्स भी नहीं गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ इक्वेशन गिवन है। तो फोर्स तो गिवन नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आपको लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए अगर मुझे w कैलकुलेट करना है तो क्या मैं k फाइनल माइनस k इनिशियल लगा सकता हूं। k फाइनल लिखने के लिए मुझे चाहिए हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, यही चाहिए, ठीक है। तो देखिए m तो मुझे पता है ना, बस मुझे v फाइनल और v इनिशियल चाहिए। अगर ये आ जाए तो मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूँगा।
चलिए मैं साइड में इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बताइए क्या मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं पढ़ा, क्या मिलेगा रूप, आयशा क्या मिलेगा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर, नहीं डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, सही बताया, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अभी पिछले में प्रूफ में मैंने किया था डी एस अपॉन डी टी की जगह v लिखा था, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है। किसी को डिफरेंशिएट करना भूल गया हो तो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो कैसे पता करते हैं, नीचे ये देखिए d के बगल में क्या है, d के बगल में है t, मतलब t के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब t के रिस्पेक्ट में करना हो तो t क्या है, गब्बर है, t क्या है, गब्बर। गब्बर को पकड़िए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, गब्बर को पकड़िए और क्या करना है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या है, सिर्फ t को पकड़िएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, जो उसके साथ आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। अगर कोई अकेला आएगा तो वो भी मारा जाएगा। तो t के साथ कौन है, 2, तो इसको टच करना है, नहीं करना है, रख दिया हमने। अब ये जो गब्बर है t, इसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो t का जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, क्या होगा, आगे आ जाएगा। और पावर में एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पावर में 2 था, -1 करेंगे, कितना बचेगा, 1, t के पावर 1 बच गया। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस, फिर देखिए t है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके साथ जो आएगा उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ दिया। अब t है, t के पावर में क्या करेंगे, जो पावर में था उसको आगे लेके आएंगे, t के पावर में है क्या, 1 को आगे ले आओगे, लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे t के पावर 1 के पावर में क्या करेंगे, -1 करेंगे, 1 - 1 कितना हो गया, 0, t के पावर 0 कितना हो गया, 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, सीधे सीधे 1। और उसके बाद अगर कोई इसके अलावा अकेले आ जाए तो उसको ख़त्म कर दो, यानी ये 10 क्या आया, अकेले आया, इसको ख़त्म करके 0 कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन में v हमारे पास कितना आ गया, 4t - 2, सिंपल। अब देखिए जो टाइम है वो कितना है, स्टार्टिंग में 0 है और फाइनल में कितना है, 2। तो मैं v इनिशियल कैसे लिखूंगा, जब t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, t की वैल्यू 0 लिखिए, 4 × 0 - 2 कितना है भाई, -2। और v फाइनल कैसे लिखेंगे, 4 × t की वैल्यू यहाँ से 2 -2 कितना आ गया, 6। आगे हमारे पास v इनिशियल v फाइनल, चलो रख देते हैं फटाफट जल्दी से। हाफ m में कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो क्या होगा, हाफ m कॉमन ले लिया मैंने, v स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं, हाफ m की वैल्यू 1 है और यहाँ v फाइनल 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल -2 का स्क्वायर। देखिए भाई 36 और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और ये अपने आप प्लस हो गया, तो 36 - 4 कितना बचा, 12, अरे सही है, 6 जूल। हाँ 36 - 4 32, ये आ जाएगा 16। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये -2 का स्क्वायर करके ये अपने आप प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस होकर के फिर माइनस हो गया, है ना, तो 32 और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा। ये होगा इसका आंसर, 16 जूल। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। तो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, वह है ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड विद टाइम t, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन देख के बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 0 to 6a। तो देखिए जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना तो क्या करना पड़ेगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल ले जाना है। k फाइनल k इनिशियल के लिए आप हाफ m, मैं कॉमन पहले से ले लेता हूँ, vf माइनस vi दोनों का स्क्वायर होगा। अब vf और vi लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको v के इक्वेशन लाना पड़ेगा। v के इक्वेशन कैसे आएगा, देखिए आपके पास है t = √x + 3, क्या मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, t - 3 √x
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सिर्फ x। ओपन कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू x। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 x का आ गया हमारे पास। b कितना होगा 2t माइनस 6, बस क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, t के पावर 0 होगा तो ये तो 1 हो गया। 9 वाला डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। b आ गया, b इनिशियल कैसे आएगा, कैसे आएगा भाई, 2 0 हाँ यहाँ 0 पुट करिए तो 2 इंटू 0 माइनस 6 कितना आ गया माइनस 6 और b फाइनल 2 इंटू 6 माइनस 6 6 है ना, माइनस 6 ये आ गया 6। तो b इनिशियल माइनस 6, b फाइनल प्लस 6। तो w हाफ और मास गिवन नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं। v फाइनल के स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल माइनस 6 का स्क्वायर, क्या आएगा इसकी वैल्यू 0 आएगा। तो वर्क डन क्या हुआ 0 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है हमें, इस टाइप के इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, इसको फॉर्मुलेट करना है और थोड़ा सा आसान लेकर के आना है। अगर जहाँ तुम इस फॉर्म में लेके आ गए आसानी से कर पाओगे इसे। ठीक है, चलिए नोट लीजिए इसको।